नमस्कार, कड़क बात में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे उस यमन की जहां पर निमिषा प्रिया, आपको पता है कि वहां पर कैद हैं और उनको जो आज फांसी होने वाली थी वो टल गई है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो यमन के बारे में, हुती और यमन दो ऐसी चीज़ें जो बार बार सुनने को तो मिलता है लेकिन इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लोगों को है नहीं। तो आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे। आपको एक मोटे तौर पे ये बताएंगे कि यमन क्या है। यमन, आपको पता है यमन एक देश है, मिडिल ईस्ट में एक देश है, और हुतियों का वहाँ पे क्या रोल है। क्योंकि बार बार हम जब ये चर्चा करते हैं कि हुती विद्रोही, तो इससे साफ जाहिर होता है कि वहाँ ऐसी तो कोई है नहीं कि सरकार है। लेकिन बावजूद इसके यमन के ज़्यादातर हिस्सों पर, वहाँ के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों पर हुतियों का कब्जा है। वहाँ की जो राजधानी है साना, वहाँ भी हुतियों का कब्जा है। और जो निमिषा प्रिया जो कैद थी, जिनको फांसी की सज़ा भी सुनाई गई थी, वो भी हुतियों के द्वारा ही फांसी दी जा रही थी। तो जो इस तरह के जो कॉम्प्लिकेशन है यमन के बारे में, ये इसकी ज़्यादा जानकारी देंगे संजय जी। मतलब देखिए, एक मोटे तौर पे तो ये है कि जो 1990 में जो सालेह के खिलाफ वहाँ पर जो उसको उन्होंने कहा कि जब आंदोलन शुरू हुआ, एकीकरण हुआ था। यमन असल में दो पार्ट में तो पहले था, उत्तरी यमन और दक्षिणी यमन। उसके बाद उसको एकीकृत किया गया, यूनिफाइड हुआ यमन जो देश है 1990 में। तो वहाँ के जो राष्ट्रपति थे सालेह, उसको लोग ये मानते थे कि वो उनका जो रूल करने का तरीका सही नहीं है, और वो उनके खिलाफ काफ़ी आक्रोश हुआ। उसी के विरोध में हुतियों का एक जो संगठन बना, उसी समय वो उसका बना। लेकिन मोटे तौर पे 2004 से एक्टिव हैं। वो भी तब जब इराक पर अमेरिका ने हमला किया, और उसके बाद से हुती जो लगातार एक्टिव हैं और यमन के ज़्यादातर हिस्सों पर उनका कब्जा है। और कह सकते हैं कि एक पैरेलल सरकार वहाँ पे चल रही है। दो तरह की सरकार है। एक ऐसी सरकार है जिसको सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के सपोर्ट है, और जो हुतियों का सपोर्ट है मेनली ईरान से। अभी माना जाता है कि प्रॉक्सी ईरान का प्रॉक्सी हुती है, और क्यूबा, दो देशों से इसको मान्यता भी मिला हुआ है। नहीं, ठीक है, ये बात आप एकदम सही कह रहे हैं। दरअसल देखिए, ये सारी कहानी शुरू होती है कि 90 के दशक में, और वहाँ पर चूंकि ये आप जैसा बता रहे हैं कि दो अलग अलग देश थे, एक उत्तर यमन एक दक्षिण यमन, दोनों जब एक होते हैं तो वहाँ पर सालेह की सरकार होती है। सालेह राष्ट्रपति बनते हैं। हाँ, पहले राष्ट्रपति बनते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो शासन करना शुरू करते हैं तो जो उत्तरी इलाके में खासकर रहने वाले जो शिया हैं, जिनको ज़्यादा शिया कहा जाता है, उनको ये महसूस होने लगता है कि सरकार में जो भी पद मिल रहे हैं, जो भागीदारी हो रही है, उसमें वो नहीं है। उसमें ज़्यादातर सुन्नी लोग आगे आ रहे हैं और दक्षिणी यमन के लोग आगे आ रहे हैं। वो असंतोष पैदा होना शुरू होता है, और हौथी नाम के एक सज्जन जो थे, वो अपने बेटे के साथ मिलकर, हाँ, अपने बेटे के साथ मिलकर के वो एक संगठन तैयार करते हैं, और उस संगठन का नाम अंसार संगठन कुछ करके होता है कि अल्लाह को मतलब समर्पित है वो। और इस संगठन का पहला जो नारा होता है वो ये होता है कि हम अमेरिका के खिलाफ हैं, इजराइल के खिलाफ हैं, है ना, और सुन्नियों को से हमें न्याय लेना है, शियाओं के साथ जो है अब मतभेद हो रहा है। ये सब उनके नारे होते हैं। 90 के दशक में आंदोलन धीमे धीमे चलता रहा। उसके बाद 2004 में जब सालेह की सत्ता चली गई, तब वहाँ पर ये एकाएक ये जो आंदोलन है, तब तक ये बात धर कर चुकी थी उत्तरी और खासकर पश्चिमी इलाकों के लोगों को कि हमारे इलाके का अनदेखा हो रहा है, सियाओं का अनदेखा हो रहा है, करप्शन बहुत ज़्यादा है, और हमारा देश बहुत बुरी तरह से बुरे हाल में जा रहा है। 2011 में जब पूरे खाड़ी देशों में क्रांति हो रही होती है, उसी समय यहाँ भी हौती आंदोलन या हौती विद्रोही मजबूत होते हैं, और मजबूत होने के बाद फिर ये जो है सत्ता पलटने की कोशिश से शुरू करते हैं। तो इनका जो संगठन होता है, इनका संगठन बहुत ही मजबूत हो जाता है। ये आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो सना इनकी पहले राजधानी होती है यमन की। वहाँ से मौजूदा जो राष्ट्रपति इनके हैं, जिनका नाम हादी है, 2015 तक थे। हाँ, मंसार हादी उनके राष्ट्रपति हैं, अभी भी हैं। वो पूरी की पूरी सरकार, और वो भाग करके जो है वो दक्षिण इलाके में चले जाते हैं। यानी कि जो कैपिटल, यमन का जो कैपिटल सना, हाँ, चले जाते हैं। हाँ, और यमन का जो असली कैपिटल सना था, उस पर हुती विद्रोहियों का कब्जा हो जाता है। और आज की हालत यह है कि यमन के अधिकांश हिस्सों में हुती विद्रोहियों का कब्जा है। वो वहाँ पर अपनी पैरेलल सरकार चला रहे हैं। उत्तरी यमन पर उनका कब्जा है, पश्चिमी यमन पर उनका कब्जा है। इनका संख्या भी ज्यादा, हुतियों का संख्या ज्यादा है। ये बता दें कि हुती एक कबीला है, कबीला समुदाय है, ये जो शिया है। और इनकी जो लड़ाई है बेसिकली, जो ये इनकी ये चर्चा में तब आए जब 2003 में अमेरिका ने इराक पे हमला किया। सद्दाम हुसैन
के साथ जिस तरह से वो किया गया, उसके बाद से अचानक हुतियों ने उसको पर्सनली लिया और हुती के लिए भी अमेरिका, इजराइल, यहूदी ये सबको अपना दुश्मन मानते हैं। सऊदी अरब को बहुत बड़ा दुश्मन मानते हैं और सऊदी अरब इनको दुश्मन मानता है। तो ये लड़ाई जो है बड़ा डिफरेंट लेवल पे और ये इसमें इस लड़ाई में कई चीज़ें हैं। इस लड़ाई में शिया सुन्नियों का विवाद है, वो एक है। दूसरा अमेरिका का विवाद है, इजराइल के साथ उनका अपना डिस्प्यूट है। सही बात तो यह है कि जब इराक पर अमेरिका हमला करता है तो ईरान ने उस समय का फायदा देख करके अपने उसको प्रॉक्सी की जरूरत थी, ऐसे प्रॉक्सीज की जरूरत थी जो इजराइल को घेर पाए। तो उसमें उनको हुती समझ में आ जाते हैं कि अगर हम इनको मजबूत करते हैं तो हम बिल्कुल इजराइल के बगल में यमन में अपना एक ऐसा संगठन तैयार कर लेंगे जो हमें मदद कर पाएगा और इजराइल को लगातार परेशान करेगा। वही हुआ। हुती को जो पैसा मिल रहा है, हुती को जो लगातार हथियार मिल रहे हैं, वो ईरान से मिल रहे हैं। और तीन जो आपको पता है कि हिजबुल्ला, हमास और ये हुती, ये तीन मिलकर के इजराइल के नाक में दम कर रखे थे, जिनमें दो को तो इजराइल ने निपटा दिया है, करीब करीब निपटा दिया। हिजबुल्ला और जो हमास है, आज के वक्त में वो बहुत ज़्यादा उनके पास कुछ बचा, उनकी ताकत बची नहीं है। हुतियों में जो थोड़ी बहुत ताकत बची हुई है, ईरान अभी भी उनको हथियार सप्लाई करता है। और ख़ास करके जब से ये ईरान और इजराइल का युद्ध जो सीज़ फायर हुआ है, उसके बाद भी हुती इजराइल पर रॉकेट मारते रहे, फायर करते रहे। और रॉकेट अभी से बात है, उनके पास रॉकेट कहाँ से आ रहा है? ईरान से आ रहा है। और ये हुती लगातार लाल सागर में, वो अभी पिछले कुछ दिन में दो जहाज़ों को उन्होंने डुबो दिया, वहाँ पर हमला कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो एरिया है वहाँ, जो एरिया है लाल सागर से, जो ट्रैफिक जो जिस तरह से आते हैं वहाँ पर कब्जा चाहते हैं, वहाँ पर प्रभाव बनाने के, दबाव बनाने के लिए। और इसमें कहीं ना कहीं ईरान की भी एक स्ट्रेटजी है। तो अभी जो हुती इसलिए इम्पोर्टेंट, हुती की हम बात भी इसलिए कर रहे हैं कि निमिषा प्रिया को जो फांसी देने का जो फैसला था, वो जो हुतियों के कंट्रोल वाले ही जो इलाका था वहाँ से उनको हुआ फांसी की सजा देने की। आज अगर ये रुकी है, अगर फांसी रोकी गई है, तो इसमें हुती, ईरान दोनों शामिल है। बिल्कुल। कहानियां तो बहुत सारी आ रही हैं, लेकिन इसमें भारत सरकार की जो कूटनीति है काम आई है, जिसमें एक लेवल की सफलता मिली है। दूसरे लेवल पर काम काफी तेजी से चल रहा है। फांसी तो टली है, फांसी कब लगेगी, नहीं लगेगी, क्या होगा, उसके आगे का चर्चा मसला बाकी है। लेकिन हुती लगातार मजबूत होते रहे। ये संजय जी, इसमें इंटरेस्टिंग ये भी है कि आप देखिए कि सऊदी अरब, हम काफ़ी लंबे समय से सुनते हैं कि सऊदी अरब ही जाकर के यमन में वो यहाँ पर अटैक करता था, वहाँ उनके जो एयरफोर्स की तरफ से भी अटैक किया जाता था, तमाम जो चीज़ें के। लेकिन ये क्या हुतियों में ऐसा क्या है कि इनकी ताकत अभी तक खत्म नहीं, अभी भी एक्टिव है, काफ़ी सक्रिय है। ये तमाम हमले के बाद भी इजराइल भी हमला कर रहा है, अमेरिका ने भी कुछ समय पहले हमला किया, लेकिन हुतियों में ऐसा क्या है? नहीं, देखिए, एक तो ये है कि इन पर उस तरह से अभी तक हमला हुआ नहीं है। सही बात है कि हुआ नहीं है। इजराइल ने जिस ताकत के साथ दक्षिणी लेबनान में हमला करके हिजबुल्ला का सफाया किया, वो बाकी है, वो चीज हुतियों के साथ नहीं हुई है, और इसीलिए हुती अभी भी बरकरार है। दूसरा, यमन के काफी बड़े हिस्से में उनका कब्जा है, तो वो तितर बितर हैं कि कुछ उत्तर की तरफ हैं, कुछ पश्चिम की तरफ हैं, कुछ और हैं, और पूरा का पूरा उनका शासन चल रहा है। और लेकिन कुल मिला के इनका जो कैरेक्टर इनका विद्रोहियों की तरह ही है। हालांकि इनके पास अपनी सेना है, अपना प्रशासन ही चला रहे हैं, लेकिन नेचर इनका ये है कि जैसे जहाज डुबो देंगे, जहाज को लूट लेंगे, इधर उधर जाकर के जो है लूट मार करेंगे, वो सब भी इनके उसमें शामिल है। पैसा इनके पास ईरान से आ रहा है, जो वहाँ पे, हाँ, जो लाल सागर से जहाज गुजरते हैं उनसे माना जाता है कि ये फिरौती भी लेते हैं, पैसा भी लेते हैं, पैसा बांधा हुआ है, वहाँ से आ रहा है। बाकी पूरा का पूरा यमन, धर्मेंद्र जी, बर्बाद हो चुका है इस लड़ाई में। वो दुनिया का सबसे बदहाल देश कहा जा रहा है, जहाँ पे केवल बीमार ही बीमार लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं और जिंदगी से लड़ रहे हैं। हाँ। यहाँ पर बताना ये भी ज़रूरी है कि यमन का जो कुल जो पॉपुलेशन वहाँ का है 2 करोड़ के आसपास है। उसमें से जो लड़ाई है काफ़ी साल से, अभी लड़ाई तो बहुत लंबी हो गई। 90 में जो शुरुआत हुई थी, 90 में आप समझिए कि 2 अलग अलग यमन के यूनिफाइड होने के बाद ही लड़ाई शुरू हो गई थी। और उसका नतीजा है कि पिछले जो आप कह लीजिए कि 25-35 सालों में जो है, 35 सालों में यमन की जो हालात है वहाँ पर लड़ाई वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही आज भी। अब ऐसा है कि यमन की, ये सिर्फ यमन की लड़ाई नहीं रह रही, क्योंकि जिस तरह से वहाँ की जो एक आधिकारिक सरकार थी और हुतियों के बीच में जो लड़ाई चल रही थी, उसके बाद हुतियों का मन इतना बढ़ा, ईरान के शह पे ही बढ़ा कि अब वो उस देश से बाहर निकल के लाल सागर में भी हमला कर रहे हैं, दूसरे देश के जहाज़ों पे हमला कर रहे हैं, इजराइल से बार बार पंगा ले रहे हैं, अमेरिका को अपना दुश्मन मानते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, अब ऐसा है कि कुछ दिन में ऐसा भी संभव है संजय जी, जो लग रहा है कि जिस तरह से इजराइल ने बड़ी स्ट्रेटजी के साथ में हिजबुल्लाह को, हमास को ख़त्म किया, उसके बाद ईरान पे हमला किया, बिल्कुल, तो लगता है कि बारी अगला निशाना उनका, अगला निशाना बिल्कुल यमन के हुती ही है उनका निशाना। क्योंकि इजराइल भी चाहता है कि
जिस तरह से वहाँ पे चीज़ों को सफाया कर दिया है और उनको बिल्कुल ही दबा दिया है, उसी तरह का काम वो हूती करें। हालांकि हूती से अभी इजराइल को उस तरह की परेशानी उस तरह से नहीं हुई है जैसी परेशानी उसको हिजबुल्लाह से हो रही थी, जैसी परेशानी उसको ईरान से हो रही थी। ये हल्के फुल्के हमले करते हैं, हल्के फुल्के रॉकेट दागते हैं और शांत हो जाते हैं। देकर ये करते हैं। लेकिन अभी जिस तरह से अभी जो हाल में इन्होंने जो किया है, जिस तरह से 2 जहाज को डुबो दिया वहाँ पर, वो बहुत सीरियस मैटर था। वहाँ पर इजराइल के भी शिप इन्होंने अटैक किया और यदाकदा तो बैलिस्टिक मिसाइल भी मारने लगे। बिल्कुल किसी भी देश के जहाज को वहाँ डुबो देते हैं और ये एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है उसका सवाल भी है। मुझको लगता है अमेरिका इसको लेके बहुत गंभीर हैं, दूसरे देश भी दे चुके हैं, हाँ ट्रम्प धमकी दे चुके हैं, दूसरे देश भी बहुत गंभीर हैं। अब सवाल ये है कि इनके खिलाफ कब और कैसे क्या कार्रवाई की जाए। रही बात उस देश की, वो देश मैं फिर कह रहा हूँ एक बर्बाद देश है, बीमारों का देश है, बदहाल हो चुके लोगों का देश है, जहाँ लोगों के पास नौकरियां नहीं है, खाने को नहीं है, पैसा नहीं है। तो वो देश जिस तरह से भी चल रहा है, आप मानिए कि दुनिया के सबसे खराब देशों में चल रहा है। वो मतलब ऐसा देश है जिसके ऊपर दया करनी चाहिए और हुती विद्रोहियों ने उसको बर्बाद कर दिया है। हुती विद्रोहियों ने बर्बाद किया है। और देखिए कि अब इसमें जिस तरह का ईरान का जो इंटरेस्ट था, ईरान लगातार उसका अभी एक ही जो प्रॉक्सी बचा हुआ है ईरान का, हुती बचा हुआ है, जिसका इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ कर रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता नहीं है कि वो उनके भी दिन बहुत लंबाई टिकने वाला है, क्योंकि जिस तरह से इजराइल की जो स्ट्रेटजी चल रही है, अगर खामोशी चल रही है, ईरान इजराइल के बीच अगर युद्ध बंद भी है, तो कहीं ना कहीं इजराइल अपने अगले प्लान पे काम कर रहा है। और इसमें भी कोई शक नहीं होना चाहिए कि उसके अगले प्लान में हुतियों का भी कहीं ना कहीं उसके खिलाफ भी एक्शन लेने कोई ना कोई जरूर प्लान रहा होगा, क्योंकि हुती रह के बीच में वो कुछ रॉकेट मारते हैं, इजराइल को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, वो चलेगा नहीं। लेकिन अभी जो हमारा इंटरेस्ट उसमें यहाँ पर वो है कि हुतियों के ही कैद में निमिषा प्रिया हैं, जिनकी फांसी आज होनी थी, वो टल गई है। उम्मीद करते हैं कि वो पूरी तरह से वहाँ से छूट करके भारत वापस आएंगी, सकुशल वापस आएंगी। तो ये तमाम चीज़ों के लिए आज इसीलिए हमने आपको हुतियों के बारे में, यमन के बारे में बताया है। इस पूरे खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी और ये भी हम बताते रहेंगे आपको कि निमिषा प्रिया का जो अगला अपडेट जैसे जैसे आएगा वो भी हम बताएंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।